जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना फायदा है। तो चलो भाई, तो स्टार्ट करें। अच्छा, ये क्वेश्चन था जो कल है ना हम लोग कर रहे थे। नहीं, ये तो हो गया था। हाँ जी विकास, ये ग्रुप में भेजे वो कल नॉट इक्वल टू वाला केस था ना, तो डबल हो जाएगा, इसी का क्या दिक्कत है। इसका निकाल लो, इसका 2 टाइम कर देते हैं, 2 टाइम कर देंगे। हाँ, वहां नॉट इक्वल टू था बस। यस सर। तो इसका तो आसान है, जब ये मोर देन है तो आई थिंक वन साइड हो जाएगा। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है, मोर देन है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन ए वन माइनस डेल्टा है। तो पी वैल्यू क्या होता है, अंडर एच नॉट है ना, अंडर एच नॉट। तो देखो इसका पी वैल्यू, इसका आंसर पता है कि नहीं, ये तो मैंने किया था क्लास में, सब कराए थे। कई बार ना दिमाग काम नहीं करता, ये सब क्लास में मैंने पहले शुरू में डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग में इस तरह क्वेश्चन। देख लो इसका आंसर आ रहा है या सॉल्व करूं, या अभी टेस्ट का क्वेश्चन करें। टेस्ट पेपर दे दिया सर। हाँ चलो, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 में जिन लोगों ने ट्राई किए हैं वो चैट में लिख सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आया है तो उसको देख लेते हैं। जैसे सर वो दूसरे मॉक टेस्ट का से लेते हैं सर, वो इसका नहीं है। अच्छा, इसका नहीं है। मॉक टेस्ट 2 का देख लो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 होगा सीयूईटी का, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो देखो उसमें क्या आ रहा है। तो यहां से क्या आएगा, तो जिन लोगों का है बताओ डाउट, जिन लोगों ने फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 ट्राई किया उसमें डाउट बताओ, है ट्राई किए हो या क्या करें। कल उन्होंने बताया था ना कि आज 2 का करेंगे, कल 1 का हुआ था। मॉक टेस्ट 1 पे 2 दिन हमने टाइम दिए थे, और आज मॉक टेस्ट 2 का टाइम है। क्या भाई, ये 3 21 22 थर्ड में क्या है 3, तो ये है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a1 की पावर 1/x, a2 की पावर 1/x, an की पावर 1/x, और इस पूरे की पावर कितना है mx। अच्छा, और लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये किसके इक्वल आएगी, तो अगर ऐसे कुछ समझ ना आए तो ये nx है ना, पावर में है nx। तो क्या आएगा इसका आंसर, होगा क्या, मतलब कोशिश कर रहा था नहीं आया। हाँ ऐसे तो थ्योरम टाइप का ही लग रहा है, पावर nx है ना, nx ही है ना पावर, तो nx ही है। तो an की पावर n, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सर इसमें लिमिट
लगाने पे फिर भी एन आएगा सर आंसर में। हाँ लिमिट तो एन ही पे है ना सर। हाँ, लिमिट तो n पे है, लेकिन पावर में nx है, पावर भी तो है। पावर में क्या है, nx है तुम्हारा। कोई एग्जांपल ले लो, मान लो अगर मैं कोई ऐसा सीक्वेंस ले लूं, इसने कुछ नहीं दिया ना, बस बोला ए आई पॉजिटिव है। ओके, सो ए आई पॉजिटिव है तो क्या आएगा, तो लॉग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे क्या आंसर आएगा, तो ऐसा तो कुछ वैल्यू फिक्स है नहीं, तो अच्छा अगर मान लो, चलो ऐसा करूं, अगर मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कि मैं ईच सीक्वेंस का जो ईच टर्म है उसको 1 के इक्वल पुट कर दूं, a1 a2 a3 अप टू an है, सबको 1 रख देता हूं, तो क्या बन जाएगी, 1 + 1 + 1 n अपॉन n, ये तो 1 हो जाएगी। सो 1 की पावर nx 1 ही आ जाएगी ना फिर तो। अच्छा, तो फिर कोई रोल ही नहीं रहेगा इसका। अगर मैं सारे वैल्यू 1 कर दूं तो आंसर आ जाएगा सीधा 1। क्या लगता है, तो 1 कौन सा आंसर देगी इसमें से, अगर सारी वैल्यू 1 रख दूं तो 1 आंसर कौन सी देगी, सिर्फ ए या डी, तो बी डी तो आउट हो जाएगा, बी सी आउट हो जाएगा ना। जस्ट मैं ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं कि सपोज आई चूज ईच ए आई इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ईच ए आई को मैं 1 रखूं तो कौन सा ऑप्शन है जो 1 के इक्वल आंसर, वो सिर्फ ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, तो बी सी तो आउट हो गया, तो 1 एग्जांपल एनफ टू से फॉल्स, तो बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा गया ए या डी, है ना। तो बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा ए या डी। अब ए या डी में क्या होगा, अब इसको देख लो, so, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। तो मैं अगर ऐसा करूं कि ईच ए आई को चलो मैं 2 रख देता हूं, तो क्या आंसर आएगा, ईच ए आई को 2 रखते हैं तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा ये, सो ये हो जाएगा n टाइम 2 की पावर 1/x अपॉन n, और इस पूरे की पावर nx, यही रखे बनेगा ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ईच ए आई को 2 के इक्वल रख दिया मान लो, अभी एक एग्जांपल लेके जस्ट एलिमिनेट कर रहा हूँ ऑप्शन में, तो ईच ए आई को 2 ले लिया, तो क्या बनेगा, 2 की पावर इक्वल ही है, तो 2 की पावर x n टाइम हो जाएगा अपॉन n, n खत्म, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या लग रहा है, तो ये तो 2 की पावर n हो जाएगी, तो ये इंफिनिटी आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है अब कि 2 की पावर इंफिनिटी वो भी देगी। अच्छा ठीक है, अब बताओ एडी में से कौन सा ऑप्शन है जो ईच ए आई को 2 रखने पे इंफिनिटी आंसर देगी, व्हाट डू यू थिंक। और एक तो प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन में थोड़ा लग रहा है जब लिमिट लगा दिया तो आंसर n के टर्म में क्यों आ रहा है, यही सर मैं बोल रहा था उसके। अच्छा हाँ हाँ वही, जब हमने लिमिट n को इंफिनिटी रख दिया तो आंसर इसके टर्म में क्यों आ रहा है, एक्चुअली इसमें भी लिमिट यूज होगा। तो मुझे लग रहा है ये पूछना चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा उसकी लिमिट और ऑप्शन जो है उसकी लिमिट, किसकी लिमिट इक्वल होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, मतलब यहाँ सब में लिमिट लगाना पड़ेगा, वरना n जब हमने लिमिट यूज कर लिया तो n के टर्म में आंसर क्यों आएगा, आंसर तो n के टर्म में आएगा ही नहीं। सो इसको बस सब में लिमिट लगाना है बस। तो मैं अपडेट कर देता हूँ, अगले क्लास तक अपडेट हो जाएगा, मतलब अभी अपडेट हो जाएगा जस्ट। तो anyway, तो बताओ इसमें क्या पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ईच ए आई को 2 रखने पे ए या डी में से कौन सी ऑप्शन है जो प्लस इंफिनिटी आंसर देगा, ईच ए आई को 2 रखो, बताओ मुझे, जिनको समझ आ रहा है, डी सर होगा, है ना। जैसे 2 रख दोगे तो 2 की पावर n हो जाएगी,
और n टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ रखोगे 2 टू 2 2n अपॉन n, 2 आंसर आएगा इसका n टेंस टू इन्फिनिटी के बाद भी, है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी रखने के बाद भी। तो ये 2 ऐसे आउट हो गया। तो एक बार मैंने क्या किया, ai को 1 लिया, ईच ai को, फिर कंपेयर किया इसकी लिमिट और ऑप्शन की लिमिट किसकी इक्वल होगी। तो उसमें दो ऑप्शन मैच कर रहा था, a या d, फिर ai को 2 ले लिया, फिर हमने मैच किया तो सिर्फ d के साथ मैच होगा, a आउट हो गया, तो a b c आउट हो गया, तो d इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये कहना चाह रहा है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाह रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 की पावर 1 बाई x, an की पावर 1 बाई x, और इसके अपॉन में n है, इस पूरे की पावर nx है, इसकी लिमिट सेम ही होगी जो लिमिट आएगी a1 a2 अप टू an के, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सो ऐसा होगा। तो ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं FLT2, है ना। ओके नेक्स्ट। तो थर्ड के बाद ये फुल लेंथ टेस्ट 2 है सीवीटी का। थर्ड के बाद है 21, ठीक है ना। 21 क्या कह रहा है, 4 नंबर। चलो 4 में क्या दिक्कत है, तो ये तो आसान है भाई, इसको तुम लोग अभी कुछ दिन पहले तो बताया था। 1 ये क्या बोल रहा है, 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। और इन्फिनिटी तक जा रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आई है पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो 1 बाई 1 स्क्वायर से लेके 1 बाई मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसकी वैल्यू आई है पाई स्क्वायर बाई 6। अब आपसे पूछ रहा है कि देन समेशन 2n प्लस 1 स्क्वायर इनफ्लॉन 1 से इन्फिनिटी, तो 2n प्लस, तो n को 1 रखो, क्या बनेगा, 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान से देखो, इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो तुम ऑड वाले टर्म को अलग कर लो, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऑड वाले को एक साथ कर दिया, इवन वाले को एक साथ कर लो, 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। सब मिला के आ गया पाई स्क्वायर बाई 6। चलो अब क्या होगा, इनमें से 1 बाई 2 स्क्वायर बाहर निकाल लो, 1 बाई 2 स्क्वायर बाहर निकाल लो इनमें से, तो बचेगा क्या, तो अब इसके वजह निकाल रहा हूं मैं। तो जब 1 बाई 2 स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या लगता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉमन, ये जो है यही बचेगा, हाँ। सो यहाँ से 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऑड वाले इधर हैं। अगर यहाँ से मैं 1 बाई 4 कॉमन निकाल लिया, तब भी जो बचेगा वो पाई स्क्वायर 6 के इक्वल आएगा, और ये टोटल पाई स्क्वायर 6 है, पाई स्क्वायर बाई 6 है। तो यहाँ से निकालो वैल्यू, 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, तो पाई स्क्वायर बाई 6 में से घटा दो इसको, ये कितना है, पाई स्क्वायर बाई 24। तो पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 24 कितना आएगा, आता है पाई स्क्वायर बाई 8, लेकिन ये 1 बाई 1 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, तुम्हें 1 बाई 3 स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा है ये, 1 बाई 12 प्लस 1 स्क्वायर इन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। सो 1 बाई 3 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। चेक कर लो, ये आंसर है, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद क्या है भाई, सर 14। सो 14th कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट 1 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, n की पावर 4 अपॉन n की पावर 5 माइनस लिमिट ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब
अपॉन n की पावर 4। ओके, तो कितनी आएगी? ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि k की पावर 4 ओके अपॉन देखो ठीक से, तो 1 बाई ये n की पावर 5 है, एक n को बाहर लिख दो, तो एक n को मैं बाहर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा k बाई n की पावर 4 k फ्रॉम 1 टू n माइनस सॉरी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n समेसन वो हो जाएगा k बाई n इस पूरे की पावर 3 k फ्रॉम 1 टू n कितना आ जाएगा? सो यहां से बताओ इसका क्या आंसर होगा? पता है लिमिट एज अ सम फॉर्मूला? एनीवन? लिमिट एज अ सम का वो कॉन्सेप्ट नहीं पता। हाँ, बाकी लोग बताओ जिनको आइडिया जान वाले लोग, इसकी लिमिट क्या होगी? 0 to 1 x to the power 4 dx 0 to 1 x की पावर 4 dx माइनस 0 to 1 x की पावर 3 dx। करो सॉल्व। सो व्हाट हैपेंस, जो लिमिट एज ए इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो k बाई n अप्रोचेस टू x, समेशन बन जाता है इंटीग्रेशन, k बाई n बन जाता है x, ये जो 1 बाई n है वो बन जाता है dx। ठीक है, लिमिट कैसे डिसाइड होती है? k की वैल्यू 1 टू n है और k बाई n को हमने x रखा है, तो k को 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 बाई n होगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 बाई n 0 हो जाएगी, तो 0 हो गई। k कहाँ तक जा रही है? n तक, तो k बाई n की वैल्यू, जब k की वैल्यू n है तो n बाई n 1 हो गई, तो 0 से 1 सेम तरीके से हो गया। सर हो जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट बताओ भाई 14 के बाद। फिर 12 12 Read is a solid region in R cube bounded by the paraboloid this and the plane this. Then so triple integration 15 time root under x square plus z square। dv को क्या लिखोगे? पहले तुम लिख लो dy dx dz, ये जैसे मर्जी तुम्हारी है ना, क्योंकि पहले y की लिमिट दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू y बराबर 4 बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड, है ना, तो ऐसा होगा y बराबर 4, तो y की लिमिट कितनी होगी? x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से 4, बाकी रहने दो, प्रोजेक्शन लेंगे तो समझ आएगा। तो है ना, बता रखा है x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से 4 तक, ऐसा है। ये समझो ग्राफ अगर इसका बनाओगे तो रफली ऐसा बनेगा, ये y है तो y बराबर है ना, इस तरह का ये शेप है इसका। सो और जो प्लेन है y बराबर 4 ये है, तो लोअर बाउंड ये कर्व है, अपर बाउंड ये प्लेन है। ठीक है, सो ये बाउंडेड है इस प्लेन से, तो यहां से आ जाएगा जो प्लेन आपका है y बराबर 4 का प्लेन है। ठीक है, सो y बराबर 4 का प्लेन है, तो यहां से क्या आ जाएगा? सो यहां से आ जाएगा, कर लो अब इंटीग्रेशन, सो डबल इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ y तो है ही नहीं, तो 15 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड 4 माइनस, तो ये ब्रैकेट में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। dx dz। अब ये देखना है कि ये जो फिगर है इसका प्रोजेक्शन xz प्लेन में क्या आएगी। तो अगर ऊपर से कोई देखेगा तो xz प्लेन में उसका प्रोजेक्शन क्या होगा। सो व्हाट इज ग्राफ इन xz प्लेन।
बताओ भाई, एक्स जेड प्लेन में ग्राफ क्या होगा? मान लो ऐसा है, किसी को आइडिया है? देयर आर टू कर्व्स था ना अभी, z बराबर x स्क्वायर प्लस सॉरी y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से y इज इक्वल टू 4, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका सर्कल होगा रेडियल अपना ये आएगा, दोनों y को इक्वेट कर दो, दोनों y को इक्वेट कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है? सो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 4 जो आएगा ये तुम्हारा xz प्लेन पे, तो कर लो इसको इंटीग्रेट अब, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 15 टाइम r और तो इनटू में था ना z स्क्वायर, 4 माइनस r स्क्वायर, ठीक है, r डी थीटा, r की वैल्यू 0 से 2, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई। बताओ भाई इसके आगे इंटीग्रेट कर पाओगे या हम क्या ये भी सॉल्व करो? चेक करो आप, जिनका डाउट है। हाँ जी, किनका डाउट है? वंशिक आपका डाउट है, आगे कर पाओगे? आगे मैं सॉल्व करूं? यस सर, कर लेंगे। सिंपल है, अब जस्ट आप इसको ब्रेक करो, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, 0 से 2 लिमिट लो, और ये इसका तो रोल है नहीं कुछ भी, तो ये कुछ ऐसा हो गया, जस्ट 2 पाई टाइम 0 से 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 r स्क्वायर 4 माइनस r स्क्वायर dr, इतना ही बचेगा। ये 2 पाई आ गया, 0 से 2 पाई था, तो थीटा तो कहीं दिख नहीं रहा हमें, तो डायरेक्टली ये 2 पाई बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करो ब्रेक करके, जस्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताइए जी। सो 12 के बाद 14 के बाद सर 23 23 कह रहा है कि which of the following is not an integrating factor of x dy minus y dx। सर वेरिएबल सेपरेबल का इंटीग्रेशन होता है? नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये कुछ ऐसा बन जाए, d ऑफ समथिंग बराबर 0, ये उसका डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर तुमसे पूछूं मैं dxy क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाउ कैन राइट dxy? मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को टोटल डिफरेंशियल का, किसी को याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ f कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल का, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल डिफरेंशियल ऑफ f? df का क्या मतलब है? फॉर्मूला क्या है df का? Sir, x times df upon del f upon del y plus y times del x upon del f upon del x। नहीं, वो तो कॉची थ्योरम आप बता रहे हो, वो कुछ होता है कि x del f upon del y, y del this is n टाइम f, वो तो फॉर्मूला है। df का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं। Differentiation of f of x with respect to x into dx plus f of x with respect to dy into dy। यस यस, सो ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो df का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy, तो ये df की मीनिंग है, ठीक। तो मुझे उस फॉर्म में इसको लाना है, वी हैव टू ब्रिंग दैट इनटू दिस फॉर्म। तो अब क्या करेंगे? तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ऐसा बन जाए? जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा था, अगर मैं पूछूं d ऑफ xy किसके इक्वल आएगा, तो इस xy को डिफरेंशिएट करोगे तुम x के रेस्पेक्ट में, तो y बनेगी, तो y dx प्लस इस f को डिफरेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो x dy। तो ये इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। एनीवे, कई सारे तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, सो है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का देयर आर डिफरेंट वेज। सो व्हिच वन इज नॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। सो इस तरह के एक्सप्रेशन अगर बन जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो df इज इक्वल टू 0, तो ऐसा f क्या है जिसको डिफरेंशिएट करो और ये बन जाए, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कि वो टर्म मल्टीप्लाई करे कि ये df जैसा बन जाए, दिस थिंग ब्रिंग इनटू द फॉर्म df। तब क्या होता है,
आगे जाके इसका सॉल्यूशन आ जाता है f इज इक्वल टू सी, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, देखो ट्राई करके, जैसे 1/x² मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, जैसे x dy माइनस y dx को अगर 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा x अपॉन x², सो जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 23 में, तो 1/x dy माइनस y/x² dx बराबर 0। बताओ किसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म बन जाएगा, कोई आइडिया है किसी को? सो y/x का करके देखो क्या बनेगा, अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या होगा, यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx, तो ये है, तो वो बनेगा, और यू विल डिफरेंशिएट विद y इनटू dy, ये है। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो पहला जो हमारे पास टर्म है इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन है इजीली किसी का टोटल डिफरेंशियल बन जाए, तो एक ऐसा टर्म मल्टीप्लाई कि ये df बन जाए, तो वो हमारे पास वो बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे मैंने क्या किया अभी, इस इक्वेशन में 1/x² मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज अ टोटल डिफरेंशियल ऑफ y/x, जो LHS है, दिस इज अ टोटल डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकेंड ऑप्शन देख लो, मैं पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/x² प्लस y² से, सो x अपॉन x² प्लस y², एंड ऐसे किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या बन जाएगा, जस्ट माइनस y अपॉन x² प्लस y², यार था dy है ना, और यहाँ dx बराबर 0। बताओ ये किसका डेरिवेटिव होगा अगर आपसे पूछे, सो टोटल डिफरेंशियल किसका लिख सकते हैं इसको हम, कुछ बनेगा देखो, तुम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरत पड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, बट इंटीग्रेट करो तो इजीली दिख जाएगा। Sir, tan inverse y/, चलो ट्राई करके देखते हैं। सो tan इनवर्स y/x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, तो 1/1 प्लस, है ना, सो 1 प्लस y²/x², और फिर x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस y अपॉन x², तो ये आ जाएगा। आई थिंक इट विल वर्क, हाँ आप सही बता रहे हो। सो चेक करो, इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब इस फॉर्मूले में फिट करना है, मतलब ये ऐसा है, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड दैट f, ये चीज है। तो एक क्या होगा, del f1 del x dx, del f1 del y dy। तो ये एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, तो ये दिस इज एक्सप्रेशन। सो ये आई थिंक वर्क कर जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूं y के रेस्पेक्ट में, तो 1/x आ जाएगी, एंड देन इट्स फाइन, ठीक है, दिस इज करेक्ट। सो मींस दिस इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सी ऑप्शन में देखो,
सी ऑप्शन में क्या होगा, यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स वाई, तो ये बनेगा 1 बाई वाई डी वाई है ना, एक्स वाई 1 अपॉन एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बाई वाई डी वाई माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर 0। बताइए क्या बनेगा ये? बता पाएंगे? सो व्हाट इज दैट फंक्शन? देखिए सिंपल है, log y माइनस log x। ट्राई करके देखो। तो इफ यू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस में फिर dx प्लस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y 1 बाई y dy, इट इज द टर्म, है ना। अगर बोलता है इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन अगला लाइन है, जस्ट बोलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ से आ जाएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू c। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मान लो कभी जरूरत पड़ी, इसी में अगला बोलता व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फायदा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया, इस तरह बन गया, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा tan इनवर्स y by x इज c। इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो y by x इज इक्वल टू c, मतलब y बराबर cx। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको इंटीग्रेबल बना देता है लेफ्ट साइड को इजीली। इसका सॉल्यूशन आ गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, पर चेक करना क्या है तो बता रहा हूँ वैसे। अब डी पे आते हैं, तो ये भी इजीली इंटीग्रेबल हो गया। डी ऑप्शन है x अपॉन वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करो x अपॉन वाई से। अच्छा, तो वैसे तो प्रॉब्लम हुआ ना, एक मिनट, ये अगर ऐसे लिख दिया मैंने तो उसको भी लिख सकते हैं फिर, चलो चेक कर लेते हैं पहले। तो x अपॉन वाई से इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, x अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स अपॉन वाई कट जाएगा, एक्स डी एक्स बराबर 0। बताओ ऐसा क्या फंक्शन है बताओ, कोई फंक्शन है जो पुट करे और आंसर आ जाए ऐसा? नहीं मिलेगा ऐसा कोई फंक्शन, ठीक है ना। सो यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल फंक्शन जो ऐसा हो जाए, दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेबल, है ना। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तुमने सोचा होगा ये कैसे मैंने लिखे हैं, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया अलग से, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, फिर देख लिया फंक्शन क्या है। यहाँ भी जैसे tan इनवर्स कैसे आया, अगर तुम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हें याद होगा कि x बाहर है y के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई एक्स tan इनवर्स y बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, फिर इससे एक कॉमन फंक्शन मिल जाता है इन दोनों के हेल्प से। यहाँ भी कैसे लिखा मैंने y बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तुम्हें कई लोग ऐसा लग रहा होगा कैसे पता चलता है कहाँ से आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये y बाई एक्स इंटीग्रेशन होता है इसका y के रेस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करते तो क्या होता, इसका भी y बाई एक्स आता, इसलिए यहाँ y बाई एक्स लिख दिया। यहाँ भी सेम है, इसको इंटीग्रेट करो tan इनवर्स y बाई एक्स को इंटीग्रेट करो tan इनवर्स y बाई एक्स ही आएगा। यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ चूंकि y था तो ये log y log x का डिफरेंस ले लिया मैंने। अब यहाँ पे सोचो ऐसा क्या लोगे ताकि ऐसा हो जाए, यू विल नॉट फाइंड अ कॉमन फंक्शन। चेक करके देखो मिलेगा, जिसको तुम ये फॉर्मूले लगाओ, मान लो df है, तो तुम्हें f ढूंढना है जिसका df इसके इक्वल आ जाए। df का फॉर्मूला क्या है, दिस वन, तो df का फॉर्मूला ऐसा, सो यू हैव टू फिट, सो ऐसा हो जाए del f upon del x दिस, और ये यहीं से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आया था इसी फॉर्मूले से।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। Anyway, so you will not be able to find such function. That's why d is not an integrating factor. क्यों? अगर ये integrating factor होता ना तो easily तुम ये function find कर पाते, और जिससे हम क्या करते हैं del f upon del x dx plus del f upon del y dy इसको लिख पाते easily. But there is no such function. Next बताइए 23 के बाद 15 अच्छा, सो फाई एक फंक्शन है -1 to 1 to r, आपको डिफाइन कर रखा है फाई x जो है, सो दिस इज x क्यूब टू x की पावर 4, सो x क्यूब से x की पावर 4 1/1 प्लस t क्यूब dt, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट पूछ क्या रहा है ये, अच्छा तो इसको बाद में एक्चुअली है ना, हमें बाद में फाई डैश की जरूरत पड़ने वाली है, एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे तो फाई की जरूरत पड़ेगी, फाई डैश की। चलो यहाँ से फाई डैश निकाल देता हूँ, हालांकि स्मॉल फाई लग रहा है। सो फाई डैश एक्स क्या होगा, सो यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस इंटीग्रल टर्म, तो आ जाएगा 1/1 प्लस टी के प्लेस पे आप x4 रख दो, तो x4 की पावर 3 12, और x4 का इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस लोअर लिमिट नाउ, सो 1/1 प्लस x की पावर 9, ठीक है। तो t की जगह x क्यूब रख दो, तो 1 प्लस x की पावर 9, और x क्यूब का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, तो ये तो 5x आ गया सिंपली। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो हमें चाहिए लिमिट, तो अल्फा इज लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ जो लगाया उस फॉर्मूले का नाम है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। आप गूगल कर सकते हैं या बुक में देख सकते हैं, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। सो अल्फा इज लिमिट x टेंड्स टू 0 5x, मैं ये फाइल लिख देता हूँ, और अपॉन e की पावर 2x4 माइनस 1। सो अभी क्या होगा, x को अगर तुम 0 पुट करोगे ना, x के प्लेस पे 0 रख दो, तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0, और 5 0 चेक करते तो 0 से 0 0 ही आता, 0/0 का फॉर्म है ये। सो दिस इज इन द फॉर्म 0/0। सो 0/0 के फॉर्म का जब भी लिमिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू फाइंड एल ऑर्बिटल रूल है ना, एल ऑर्बिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल जो भी बोलते हो, तो एल ऑर्बिटल रूल लगाओ। सो एल ऑर्बिटल रूल लगाओगे तो क्या होगा, सो यहां से सिंपली यू हैव टू डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फाई डैश x अपॉन, यहां से आएगा e की पावर 2x4 इंटू हो जाएगा 8x क्यूब, ठीक है। सो e की पावर 2x4 और 2x4 का आ जाएगा 8x क्यूब, ओके। सो ये हो गया 8x क्यूब। सो 5x, अभी क्या है, अभी x को 0 पुट करो, तो जो 5 आया है ना आपका, क्या आया था 5, ये आया था, अभी चेक करो क्या हो रहा है, चलो पुट कर दो, 5 को पुट कर दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 को, या ऐसे ही पुट कर दें, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दो और पुट कर दो, तो अभी सिंपली पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये यदि 0 बन रहा होगा, ये भी 0 बन रहा होगा, इसका रोल खत्म हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, हटा दो इसको, इसको सिंप्लीफाई करो, अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, समझ लो क्या कर रहा हूं, इसका एलसीएम लो और उसको यहाँ रिप्लेस करो, एंड देन इजी हो जाएगा इंटीग्रेट करना। इसकी लिमिट x को 0 रखने पर 1 हो जाएगी, तो इसको हटा सकते हो तुम, तो यहाँ से यू कैन जस्ट यहाँ 5x की वैल्यू रखो, और यहाँ 8x क्यूब है, और ये भी कट जाएगा इसके साथ, जब 5 रखोगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेके पहले देख लो, फिर पता चल जाएगा क्या होगा, और बाद में वैल्यू पुट कर दो, इजी है। सो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस x की पावर 12, 1 प्लस x की पावर 9, तो क्या होगा, सो 1 प्लस x की पावर 12, 1 प्लस x, एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो,
तो सॉल्व करके क्या आएगा? सर कर लेंगे। हो जाएगा ना? हाँ, जस्ट जो भी वैल्यू आएगी रख दीजिएगा, वो कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर जो एक्स बचे एक्स को 0 रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सर 22 22 yx satisfies initial value problem, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस y dx इज इक्वल टू x dy, और आपको बता रखा है कि y1 जो है वो 2 है और y2 क्या होगा। तो y1 का मतलब होता है, इसका मतलब पता है? कोई बताओ, इसको डिकोड करो, ये क्या कहना चाह रहा है? y1 2 लिखने का क्या मतलब है? y equals to 2. Yes. So meaning is when we put x is equal to 1, y will be 2. जैसे लिखते हैं ना fx is equal to, मान लो f1 is equal to 2, is the same way. तो y is a function actually here of x. That's why. ठीक है। तो इसका मतलब है, जस्ट इसका मतलब है x को 1, y को 2 रखना है। ये कंडीशन क्यों दी जाती है? वो आर्बिट्री कांस्टेंट c की स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये यूज करेंगे कांस्टेंट निकालने के लिए, फिर आके y2 आ जाएगा। चलिए, तो देखो इसके लिए पहले तुम्हें ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहां से अगर मैं dy by dx निकाल लूं, सो dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस y अपॉन x, तो आ गया x प्लस y अपॉन x। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी मैंने पढ़ाया था, जो बैच 7 की प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो। लेक्चर नंबर 15 होगा। 15 में मैंने 2 पार्ट में बनाए थे, 15A 15B कर दिया था। तो 15 आई थिंक बी में होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लेना। 15 लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर पूरा थ्योरी पढ़ाए क्लास में। तो हमने उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखो किस फॉर्म का बन रहा है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म का बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। तो dy by dx माइनस y अपॉन x बराबर x, ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 4 नाम बोला ना मैंने, कौन से वाला है ये? Linear. हाँ, ये सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये 4 में से 3 तो क्लास 12 के एनसीईआरटी में है। क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जाकर देख सकते हो। एग्जैक्ट नहीं है वहां पे, बस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्लास 12 में, बाकी है फर्स्ट ऑर्डर में सारे। तो ये क्लास 12 में भी है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो ये कुछ इस फॉर्म का आ गया, dy by dx प्लस px into y बराबर qx। और दिस इज नॉट द ओनली वे, मैं इस फॉर्म में लाया हूं, इसलिए देयर मे बी सम अदर वे, एग्जैक्ट से भी कर सकते हो इसको। सो अभी मैं इससे किया हूं, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आई थिंक एग्जैक्ट भी हो जाएगा। एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट के लिए वो होना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे सोच सकते हैं। एनीवे देख लो, इससे कर लेते हैं। तो यहाँ से आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो px के प्लेस पे यहाँ -1/x है, ध्यान से देखना है। सो px के प्लेस पे यहाँ -1/x है। सो ये आ जाता है e की पावर माइनस log x, और ये किसके इक्वल आएगा? e की पावर माइनस log x इज इक्वल टू व्हाट? 1/x। यस, सो दिस इज जस्ट 1/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका जस्ट 1/x। अब तो क्या होगा? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहां से आ जाएगा आपका y अपॉन x इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो यहां से आ गया y बराबर x स्क्वायर प्लस cx। सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई जनरल सॉल्यूशन? बिकॉज ऑफ दिस आर्बिट्री कांस्टेंट c। c कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। c की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे ना, तो दैट्स व्हाई।
अब क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसने कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि y1 इज 2, मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एट x इज इक्वल टू 1 y विल बी 2। तो इसमें रख दो x को 1 और y को 2, x को 1 और y को 2 और चेक करो तो x को 1 y को 2, 2 बराबर 1 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 माइनस 1, तो यहाँ से c की वैल्यू 1 निकल आएगी, है ना। जब ये कंडीशन यहाँ पुट करोगे तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो अब वापस सॉल्यूशन लिखेंगे। सो नाउ सॉल्यूशन वी हैव इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, yx इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो yx इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, yx मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे क्या पूछा है, y2 क्या होगा, तो मतलब x को अगर तुम 2 रख दोगे इसमें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो इजी है ना, पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 आ जाएगी। तो आंसर इज 6, चेक कर लो। किसी को डाउट है तो बताओ। पहले सॉल्व किया, फिर सी की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने ये फाइंड किया। ओके नेक्स्ट बताइए। इसके बाद सर 29 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा। ओके चेक कर लेते हैं। सर 29 में x की वैल्यूज आर इंक्रीजिंग while y values are decreasing, so the correlation coefficient should be negative, right? ओके ये तो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, तो ठीक है, 0 1 1 3 4 है। सो इसमें दो तरीके हैं, आइदर गो थ्रू रैंडम वेरिएबल और डायरेक्टली गो थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें फॉर्मूला से, तो आओ उसे ट्राई करते हैं। सो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 पॉइंट्स। तो जो कोवेरिएंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/n समेशन xi yi माइनस 1/n समेशन xi, या ऐसे समझो x बार y बार, है ना, x बार इंटू y बार। तो बताइए यहाँ पे x की ईच वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x बार की वैल्यू 0 1 1 3 4 है ना। तो ईच xi को ऐड कर दो, कितना आएगा, सो 4 3 7 1 8 9 9 ना 9 नहीं x1 x2 x3 ऐसे है हमारे पास, x1 x2 x3 x4 x5 5 x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो सेम अलग बात है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ऐसे। तो ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 ऐसे। तो 9 आ जाएगा ना, 9 अपॉन कितने हैं 5, तो 9/5 y बार समेशन yi अपॉन n, तो y1 y2 y3 y4 y5 इस तरह से 9, ये भी 9 आ जाएगा शायद, चेक करो। ओके तो x बार y बार आ गया। अब ये चाहिए पुट कर लो यहाँ पे xi yi प्रोडक्ट करके एवरेज लेना है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये जाएगा 0, ये 2, ये 3, ये 6 और ये 4, तो प्रोडक्ट करो उसका, अब फिर एवरेज निकालो, तो 0 प्लस 2 15 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 15/5 माइनस 9 9 जा 81/25, तो कितना आ जाएगा इसका सिंप्लीफाई करके, 25 एलसीएम ले लेते हैं सर -6/25। हाँ, तो जैसे ये माइनस आ गया तो आंसर तो नेगेटिव में ही जाएगा नहीं, हाँ सर। क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप तो होंगे नहीं। और तो ये तो बस कोवेरिएंस आया। अब क्या होता है कोवेरिएंस का, रूट अंडर वेरिएंस x वेरिएंस y से डिवाइड करते हैं आप, तो उसके हिसाब से जाएंगे। सो जो वेरिएंस x का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला है 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ऐसे वेरिएंस ऑफ y निकालेंगे। सो 1/n समेशन yi स्क्वायर माइनस y बार स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल के रूट लेके डिवाइड कर देंगे तो कोरिलेशन आ जाएगा, बट आएगा तो नेगेटिव ही। हाँ सर मैंने ऐसे ही किया था तो -0.2 समथिंग आ रहा था। ओके ओके, तो यहाँ से जस्ट x बार तो आ ही चुका है, बस समेशन x स्क्वायर करना है xi का, तो xi का स्क्वायर करके सर ये रहने दीजिए, बहुत लंबी हो जाएगा। मतलब हो जाएगा ना, कैलकुलेशन कर लोगे एक बार, देख लो क्या आंसर एग्जैक्ट आ रहा है करेक्टली।
बट वो हो जाएगा, फॉर्मूले से निकल आएगा ना। बट ठीक है, आपने जो किया था वो करेक्ट होगा, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y, सो इससे आंसर है, फॉर्मूला लिख ही दिया मैंने, जस्ट पुट करो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। और इसे क्वेश्चन नंबर 57 में जी 57, तो हाँ सर ये यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट यही है ना कि ये जो सैंपल मीन है, हम लोग को यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है 95%, तो जो z वैल्यू होता है 95% के लिए वो 1.96 होता है, राइट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल वुड बी x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होगा ना सिग्मा बाय रूट n, n क्या है यहाँ पे, सैंपल साइज सर 49। हाँ, ये था ना, अगर वैसे आप यूज करना चाह रहे हैं ये बनेगा, मतलब एक माइनस से प्लस तक, सर इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज नहीं आ रहे थे। अच्छा तो जरूरी नहीं कि चलो मैं चेक करता हूँ क्या कहना चाह रहा है। सो एन एवरेज वेट ऑफ 49 randomly selected student so is 52 kg, standard deviation is 7 kg, तो ये सिग्मा की वैल्यू दे रखा है। सो the assuming that the weight of a student is normally distributed, अच्छा तो पूछ क्या रहा है, then 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन। तो यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखना आपको कि 1 माइनस अल्फा इज 95%, तो यहाँ तो अल्फा बाई 2 यूज होता है ना, तो अल्फा 0.05, तो अल्फा बाई 2 0.025 होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी, सर 1.96। एक बार चेक कर लो बाकी लोग, Z 0.0125 0.025 टेबल में, ये नहीं होता है तो 1.96। टेबल में अगर देखोगे तो 1.96 अगर है तो इसको इसमें पुट कर लो, अब सारी वैल्यू पता है हमें। हाँ सर आ गया। सर मेरा यही एक डाउट था कि यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। एक्चुअली जिसने क्वेश्चन बनाए हैं हाँ वैसे दे दिए, लेकिन यहाँ जो जरूरत है उसके हिसाब से हमने फिट कर दिया हालांकि, बट तो इसको लिखना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन का है और वो जो एवरेज है उसका है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ साथ में कि assuming that weight of a student is normally distributed with standard deviation 7, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में हमें वही दिया होगा जिसकी हमें जरूरत है, तो वैसा करके मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ सर, तो वो क्योंकि सैंपल वाला नहीं दिया हुआ था तो मैं वो रूट n से डिवाइड नहीं कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पे सैंपल साइज 49 है और एवरेज जो है वो 52 है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है एक्चुअली, तो उसको लिखना चाहिए अलग से, तो इस तरह से। बट मैंने देखा फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से डेटा उठा लिया, ठीक है। हाँ तो सर वैसे आ जाएगा। सर 38 सर इसको ऑप्शन सी पे क्या प्रॉब्लम है इसे बता दीजिए। जी, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज इम्पोर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज सी कह रहा है फॉर अ लार्ज एन इट सेज दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन is approximately normal regardless of shape of the population. For large n it says that the sampling distribution of sample mean x bar is approximately normal. But क्या कहता है वो population is, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर अ लार्ज एन इट सेज पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। नहीं पहला तो गलत है, सी तो सी करेक्ट होगा, इधर देख लो और क्या लिख रहा है। सर बाकी दोनों तो लार्ज एन ही नहीं दिया। हाँ लार्ज एन के लिए होगा, तो एक्चुअली ये कह रहा है इट सेज पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। पॉपुलेशन नॉर्मल क्यों होगा, पॉपुलेशन तो कुछ भी हो सकता है। इसका ए गलत होगा, सी करेक्ट होगा।
ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 50 40 एक मिनट, ये अगला क्या 40 बताओ भाई। सर 50 yes अच्छा 40 देखो, x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट बर्नौली विथ पैरामीटर थीटा। t क्या है, x1 x2 xm क्या लिखना चाह रहा है, देन द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। एक्चुअली t यहाँ गलत लिखा है ना, यहाँ 40 में t क्या होगा, समेशन xi। सो t इज समेशन xi, देन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर जो होता है t इंटू t प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ t अपॉन n थीटा हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ t t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, ये जो हो जाएगा t minus 1 हाँ अच्छा सर -1 m प्लस लिख दिया मैंने, -1 होगा सर। हाँ सॉरी हाँ यहाँ मैंने n इंटू n माइनस 1, तो ऊपर क्या चलेगा फिर, माइनस ही ना। अच्छा सॉरी, तो ये माइनस में ही लिखना पड़ेगा सब में, ये मैंने गलत लिख दिया। सर फॉर्मूले भूल जाते हैं हम भी है ना, तो यहाँ से t माइनस 1 t माइनस 2 ये बनता है ना, चेक कर लो एक बारी। तो ये फॉर्मूला बनता है इस तरह से, तो t माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 थीटा स्क्वायर, ये वैसे बन जाएगा। ठीक है देख लो, तो बस ये t चेंज करना है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे जो होगा बताओ नेक्स्ट बताओ 40 के बाद। So 25. 25 कह रहा है कि So बस इसमें एक चीज पूछनी थी कि हाँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो जिसमें del m upon del y और del n upon del x इक्वल हो जाए वही हमारा डेरिवेटिव। हाँ चलेगा। अच्छा एक और आसान तरीका, उसमें इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया वो क्वेश्चन, अरे हाँ। सो एक और तरीका ये है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, जो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, बहुत लंबे मतलब दूसरे तरीके से सॉल्व किया जो बहुत लेंदी हो गया। शॉर्टकट वे भी था जैसे इसको कर सकते हैं, अगर उस अप्रोच से इसको भी सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा है ना। तो जस्ट सिंपल ये है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा mxy dx प्लस nxy dy 0। तो बस क्या करना है आपको, डेल एम अपॉन डेल वाई को डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल पुट करना है, पावर कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो मैं अभी एक एक ऑप्शन चेक कर रहा था, इससे बेटर था कि हम बस ये चेक कर ले मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें ऐसा हो रहा है। तो जो पहला 3 ऑप्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर था और डी वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं था, हमने कहा ना कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस तरीके से वो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जितना मैंने इतना लंबा टाइम दिया, सब में हम f ढूंढ रहे थे और फिर उससे किया, वो काफी लेंदी वे हो गया वो। तो शॉर्टकट वे ये है कि जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 4 ऑप्शंस थे ना, मल्टीप्लाई करें और बस ये चेक कर ले, जिसमें ये होल्ड करेगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा।
ये भी किया जा सकता है। वहां पे ऐसा किया जा सकता है। तो इसका समझ आया जी करना क्या है? यस सर, बस कंफर्म करना था हाँ कि ये जी जी, बस मल्टीप्लाई करके आप ये इक्वेट कर दो, फिर पावर कंपेयर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सर चलेगा चलेगा क्योंकि हाँ तो थोड़ा बता दीजिए वाला। इसमें क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो क्या होगा, देखो मैं सॉल्व कर देता हूं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आप सॉल्व करके नहीं आए सचिन ये, क्योंकि दूसरे के डाउट में अगर डाउट हो रहा है इसका क्या मतलब है। सो x की पावर m+7 है ना, वैसे बहुत सारे डाउट आएंगे फिर, ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता। सो x की पावर m+7 और y की पावर n+2 प्लस 3 टाइम y की पावर n+1 और x की पावर m हो जाएगी, क्योंकि y मल्टीप्लाई, मैं क्या कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इक्वेशन में। दिस dx प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, सो 3 टाइम x की पावर 8 प्लस m या m+8, बात वही है, m+8 y की पावर n+1 और माइनस x की पावर m+1 y की पावर n dy। अब भाई ये किस फॉर्म का आ गया, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म, मैं ये कह रहा हूं ये इस फॉर्म का आ गया, m dx प्लस n dy बराबर 0। नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है, देन डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये कर देंगे। अब आप ये दोनों इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट कर देंगे तो सेम n की वैल्यू निकल आएगी, आ जाएगी। यस बस करो ये, इसको डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, इसको x से इक्वेट कर दो, पावर पावर कंपेयर कर लो तो हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट बताइए। सर एक बार 43 वाला देख लीजिए। 43 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिक एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड इज कॉल्ड। तो इजी है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसका नाम क्या है, तो बायस है सर। ये तो डेफिनेशन है ना बायस का, बायस ऑफ थीटा या बायस ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली। ओके सर समझ गया। डेफिनेशन है ये बायस का। नेक्स्ट बताइए। सर 52 52 कह रहा है कि ये कैसे लिखा है, एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, देखो 52 जो है इसमें है 1 अपॉन बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, ऐसा लिखा हुआ है। ये पावर में गामा अल्फा नहीं है, ये है x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x बाई बीटा, ठीक है, x मोर देन 0, ये पीडीएफ है। So what is the which of the following is the consistent estimator of beta square? तो consistent estimator क्या होता है, that converges in probability to, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक मिनट, हाँ स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट।
हाँ बताइए कौन क्या कह रहे थे? 50। अच्छा इसमें क्या करना है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बीटा स्क्वायर क्या है ना, तो क्या इसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो आप? इनका डाउट है अद्वितीय। हाँ सर। तो किसका एक्सपेक्टेशन इक्वल आएगा बीटा स्क्वायर के? सर वो तो निकाल के देखना। हाँ बस ये देख लो, लिमिट n टेंस, या एक और तरीका, आसान तरीका ये है कि जस्ट यू नीड टू सी इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीन हेयर, इसमें बताओ x का मीन क्या है और वेरिएंस क्या है इस वाले पीडीएफ में? सर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। ओके हाँ, तो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द, ये देखो ये जो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये कितना आएगा? अल्फा बीटा n टाइम अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस ये, तो इसको कॉमन ले लोगे तो n अल्फा बीटा बचा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, नहीं बीटा प्लस अल्फा बीटा, अच्छा तो अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, फिर बचेगा बीटा प्लस अल्फा। चेक करो, अंदर 1 plus alpha 1 प्लस अल्फा, ओ यस यस, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा। हाँ सो कुछ ऐसा है, देखते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि देखो एक्चुअली मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, अप्लाइंग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। वो क्या कहता है कि 1/n समेशन xi कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, 1/n समेशन xi स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex स्क्वायर, दैट्स व्हाई। अच्छा तो मैं ये इतना क्यों करूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, 1/n समेशन xi स्क्वायर I from 1 to n converges in probability to what? ऐसे आंसर यहां से दिखेगा मुझे। सो ex स्क्वायर ना, ये कितना होता है ex स्क्वायर, और ex स्क्वायर किसके इक्वल है, यहां से ex स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर, ये था ना ex स्क्वायर, ये तो था ex स्क्वायर इज अल्फा बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा, ये आ गया बस। सो द क्वेश्चन इज बीटा स्क्वायर को होल्ड करना है, तो समेशन xi स्क्वायर n टाइम डिवाइड कर दो अल्फा इनटू 1 प्लस अल्फा से, दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू बीटा स्क्वायर। सो दिस इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके सर। So this is the consistent estimator, weak law of large number. So just ये क्वांटिटी कन्वर्ज करेगी इस पे, अब ये निकाल लो अलग से, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से ex स्क्वायर निकाल लो, तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस 1, ये 1 प्लस अल्फा, सो उससे आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो मुझे बीटा स्क्वायर को राइट में रखना है, तो बाकी को लेफ्ट में बुला लेंगे। So this is the answer. 44. 44 कह रहा है कि let the random vector xy have PMF this. Okay. और z जो है x plus 10 minus y, अल्फा ez है, बीटा वेरिएंस ऑफ z है। तो बताओ 8 अल्फा 48 क्या, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के बताओ। हाँ शायद क्या है, इसके आंसर 286 आ रहा है। अच्छा वैसे 286 आ रहा है। ठीक है देखते हैं। सो 16 चूज x, 10 चूज y, है ना, 1/4। तो हम ऐसा करते हैं इसको, 16 चूज x 1/4 की पावर x 3/4 की पावर 16 माइनस x, ऐसा लिख देते हैं। फिर इनटू में 10 चूज y 3/4 की पावर y एंड 1/4 की पावर 10 माइनस y, ठीक है देख लो। तो ये बन जाएगा मिलके 10 माइनस y प्लस x वो था, और यहाँ से 16 माइनस x प्लस y
ठीक है, that will work, no problem. Oh,